Hello everyone, this is Vijay here. Welcome to the channel Study with Ishan Vijay. This is the second lecture of the chapter Federalism. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं, यानी व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान भारत के लिए फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करती है, बल्कि भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फेडरल की मीनिंग बताई थी कि एक ऐसी कंट्री जहां पर एक से अधिक लेवल की गवर्नमेंट पाई जाती हो वो फेडरल कंट्री कहलाती है। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल कंट्री, क्योंकि इंडिया में एक से अधिक लेवल की गवर्नमेंट पाई जाती है। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज है। अब ये अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होगी तो डेफिनेटली इनके लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स भी अलग अलग होंगी। इन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में रखा गया है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट का जिक्र हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में किया गया है। अब आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन तीनों लिस्ट के बारे में डिटेल में। आइए। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स को रखा गया है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा। इन सारी सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। अगर इसमें सब्जेक्ट्स की संख्या की बात करें तो पहले इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में राज्यों के विषय तथा लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स को रखा गया है, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। अगर सब्जेक्ट्स की संख्या की बात करें तो पहले सब्जेक्ट्स इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे, बट एट प्रेजेंट टाइम इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स कहाँ चले गए? थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 5 सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। द सब्जेक्ट्स वर एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। इसके बाद तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को रखा गया है, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जिस पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, डिवोर्स एक्सेट्रा। इन सारी सब्जेक्ट्स पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट्स पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाती हैं और दोनों गवर्नमेंट की लॉ आपस में कन्फ्लिक्ट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई लॉ ही प्रिवेल होगी। ओके, ये रहा तीनों लिस्ट के बारे में। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं पाई जाती हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सोशल नेटवर्किंग। ये सब्जेक्ट्स तीनों लिस्ट में नहीं पाई जाती हैं, तो फिर कौन सी लिस्ट में रखी गई हैं? मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स नहीं हैं, डेफिनेटली वो संविधान लागू होने के बाद बने हैं। तो संविधान बनने के लागू होने के बाद जो सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं या जो सब्जेक्ट्स हुए, नए सब्जेक्ट्स जो हुए, उन सब्जेक्ट्स को रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में रखा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ आता है कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पर कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी? तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में किसी प्रकार की डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।